डोजेज फॉर्म साइंसेज में टॉपिक है जी हमारा टैबलेट्स। तो सबसे पहले टैबलेट्स हैं क्या? टैबलेट्स, अगर हम टैबलेट्स इस वर्ड पे ही गौर करें तो ये टैबलेट है, मतलब एक टैब है, उसका एक छोटा हिस्सा है, यानी छोटी क्वांटिटी है टैब की। टैब हमारे पास क्या होता है? टैब, एक तो टैब मोबाइल फ़ोन को भी हम कहते हैं। बाकी अगर हम एग्जांपल देख लें तो हमारे पास डायरी मिल्क चॉकलेट जो होती है उसके ऊपर भी डिफरेंट टैब्स होते हैं। तो उस टैब की छोटी फॉर्म को, यानी फर्दर उससे भी छोटी फॉर्म को हम टैबलेट बोलते हैं। तो टैबलेट भी ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही होती हैं। तो टैबलेट की डेफिनेशन में क्या आता है? टैबलेट की डेफिनेशन में ये आता है जी कि टैबलेट्स जो हैं वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। ये या तो बनाई गई होती हैं कंप्रेशन से या फिर मोल्डिंग से। कंप्रेशन यानी कि हम या तो इसको इस पे फोर्स अप्लाई करके बना लेते हैं, या फिर हम इसको मोल्ड करके, यानी जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह करके उसको फिर खुश्क करके बना देते हैं। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। एक्सीपेंट्स की अगर हम बात करें तो एक्सीपेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस सब को कलेक्ट करके हमारे पास टैबलेट की एक डेफिनेशन आती है, जिसे हम कह सकते हैं टैबलेट्स आर द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन और मोल्डिंग कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी टैबलेट्स की एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स की जानिब। टैबलेट्स की करैक्टरिस्टिक्स तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, दो चार मैंने इधर जो है ऐड कर दी हैं, दो चार नहीं, सात आठ ऐड कर दी हैं। वैसे अनलिमिटेड हैं, जितनी बनाते जाओ उतनी बन जाती हैं। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स में क्या आता है जी? सबसे पहले तो स्टेबिलिटी आती है कि टैबलेट्स जो होती हैं ना, वो मॉइस्चर हीट के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा हम ये जो शेल्फ़ लाइफ है इसकी, इसको एक और करैक्टरिस्टिक्स के तौर पे हम ले सकते हैं कि शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि टैबलेट्स जो हैं उनकी एक्सपायरी डेट 3-3 4-4 साल हो जाती है। इसके बरअक्स जो इंजेक्शन होते हैं या फिर हमारे पास जो सिरप्स वगैरह होते हैं, एलिक्सर्स या फिर सस्पेंशंस, उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो यूजुअली कुछ मंथ्स में होती है, 12 मंथ्स 8 मंथ। तो टैबलेट्स की एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रिसिजन होती है इसमें। हम जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द डोजेज फॉर्म। इसके बरअक्स हम किसी और डोजेज फॉर्म की बात करें, जैसे सस्पेंशन है, सिरप है, इंजेक्शन है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो नीचे बैठ जाए, वो थ्रोली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तो हमें एक वक्त में जितना हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए उतना ना मिल पाए। बट टैबलेट के केस में ये चीज़ नहीं होती है। टैबलेट्स हमें प्रॉपर प्रिसाइज एक्टिव इंग्रेडिएंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती हैं। अब टैबलेट की एक और ख़ुसूसियत है, वो है जी पोर्टेबिलिटी, यानी छोटी सी होती है। आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो, जेब में रख सकते हो। इसको थोड़ी जगह पे ये ज़्यादा आ सकती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि शिपिंग चार्जेस हमारे पास कम होते हैं, प्लेस कम कंज्यूम करती हैं। इसके बरक्स जो है सिरप्स की बात कर लें, सस्पेंशन की बात कर लें, तो उनमें हमें अलग से बॉटल्स यूज़ करनी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह कंज्यूम कर लेती हैं। तो ये टैबलेट्स को एज हासिल है और अदर डोजेज फॉर्म्स। इसके अलावा टैबलेट में हम जो इसका रिलीज़ है, मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन है, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह से वो अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज़ करती है वो चीज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको सस्टेन रिलीज़ बना सकते हैं, यानी कि ऑन पीरियड्स ऑफ टाइम ये अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट रिलीज़ करती रहे। इसको डिलेड रिलीज़ बना सकते हैं कि इतनी टाइम के बाद जो है इसकी आउटर कोटिंग डिज़ोल्व होगी और ये अपना असर हमें प्रोवाइड करेगी। प्लस इसके अलावा ये इजी टू एडमिनिस्टर है, ठीक है, बस बंदे को दो, वो मुंह में रखे एंड पानी पिए एंड दैट्स इट, ये अंदर चली जानी है, ठीक है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती है, यानी इसमें हम बल्क मिकदार में बनाते हैं एक टाइम पे, तो हमें ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ती है काफ़ी अदर एज़ कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म्स। इसके अलावा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे इसके सॉरी
कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे इसके फ़ायदे होते हैं। जैसे हम मल्टी डोज़ हमें अवेलेबल हो जाती है आसानी के साथ, लाइक 75 mg, 25 mg, 100 mg, 1000 mg, 625 mg, बहुत सारी अवेलेबल जो इसकी इसकी डोजेजेज़ हैं वो हमें मिल जाती हैं। लेकिन जो दूसरी डोजेज फॉर्म्स होती हैं उनमें ये चीज़ होती है उनमें भी, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। अब टैबलेट्स में हम इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का बिटर टेस्ट है उसको भी इजीली मास्क कर सकते हैं, लेकिन दूसरी डोजेज फॉर्म्स में हमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है आसानी के साथ। अब ये तो थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। अब करैक्टरिस्टिक्स में लिमिटेशन भी आती होती हैं, यानी एडवांटेज है अगर तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं डेफिनेटली, और वो भी हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला और बड़ा जो डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि बहुत सारे लोगों में इसको स्वेलो करने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही होती है। बहुत सारे लोगों को वो इजीली स्वेलो नहीं कर पा रहे होते। हाँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे हैं तो वो टैबलेट्स नहीं खा सकते, यानी खा सकते हैं लेकिन वो परहेज़ करते हैं, वो जो है ना सिरप्स को या सॉल्यूशन सस्पेंशन वगैरह को प्रेफर करते हैं। अब इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है वो भी काफ़ी डिलेड होता है, यानी एक तरह से हम तो ये भी कह सकते हैं कि फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है लेकिन एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन डिलेड होता है। डिलेड किधर होता है? डिलेड होता है जनाब एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शन तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, लेकिन इनको जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पास करना पड़ता है, तो कुछ टाइम उधर लग जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। अब एक और लिमिटेशन ये भी है कि कुछ ड्रग्स ना कंप्रेस नहीं हो सकती होती, क्योंकि वो कंप्रेस सेंसिटिव होती हैं। उनको अगर कंप्रेस किया जाएगा तो वो अपना जो उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो अपने वर्किंग खो देगा, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। अब फार्मूलेशन भी इसकी चैलेंजिंग होती है हाई वॉल्यूम ड्रग्स के लिए, यानी एक बहुत बड़ी ड्रग है यानी बल्क में है। अब मिलीग्राम ग्राम्स में हो, ग्राम्स में भी नहीं मिलीग्राम्स में हो, फिर तो इजी है टैबलेट्स के लिए यूज़ करना। अब एक चीज़ है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको हमने ग्राम्स में देना है, यानी 70 ग्राम 80 ग्राम, तो उसके लिए हम टैबलेट तो यूज़ नहीं कर सकते ना, उसके लिए कोई और चीज़ ही यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो गई। अब टैबलेट्स में मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज भी आते हैं, ठीक है, और ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। प्लस कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जो एसिडिक सेंसिटिव होती हैं, यानी गैस्ट्रिक एसिड में जाके उनको प्रॉब्लम होती है, यानी एसिड में वो डीनेचर हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तदारक करना पड़ता है, यानी ये भी एक इसकी लिमिटेशन होगी। अब दूसरी तरफ चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन वैसे तो काफ़ी सारी होती हैं टैबलेट्स की, और वो याद भी नहीं रह पाती, तो मैंने आसानी के लिए इसको ना कन्वर्ट कर दिया है डिफरेंट स्टेजेस नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है कि इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से की गई है। लाइक एक मैंने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, दूसरी मैंने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है इसके रिलीज़ करेक्टर की तरफ से, और इसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन कर दी है इसकी कोटिंग टाइप्स की हेल्प से। तो वापस आते हैं लिमिटेशन कर ली हैं हमने। अब क्लासिफिकेशन करने से पहले इसके ना एक्सिपिएंट्स भी देख लेते हैं। एक्सिपिएंट्स में इतने ज़्यादा कोई एक्सिपिएंट नहीं है, वैसे तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन कॉमनली बहुत कम एक्सिपिएंट्स यूज़ होते हैं। कम भी नहीं कह सकते हम, लेकिन जहाँ पे देख लो एक हम टैबलेट देखते हैं हमारे पास 1 ग्राम की 2 ग्राम की जितनी की भी टैबलेट हो सकती है। मैं ये जो है ना उस टैबलेट के वेट की बात कर रहा हूँ कि 1 ग्राम की या 2 ग्राम की, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलीग्राम्स में होता है। फॉर एग्जांपल 10 मिलीग्राम है या 75 मिलीग्राम है, तो वो 1 ग्राम या 1.5 ग्राम की टैबलेट बनाने के लिए जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट इतना कम है, हमें फिलर्स यूज़ करने पड़ते हैं या फिर डिल्यूएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा मिकदार भी इन्हीं फिलर्स की होती है एक टैबलेट में, यानी मुकम्मल जो टैबलेट है उसको
कंस्टिट्यूट करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए वो हम बल्क ऑफ क्वांटिटी फिलर्स की ही ऐड कर देते हैं। इसके अलावा हम बाइंडर्स और एडहेसिव वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक बाइंडर्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? बाइंडर्स इसलिए चाहिए होते हैं कि हमने चूँकि टैबलेट को करना है कंप्रेस, अब उस कंप्रेशन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो इन फिलर्स के साथ या डिल्यूएंट्स के साथ प्रॉपरली एडहेसिव रहें, तो उसके लिए हम बाइंडर्स यूज़ कर रहे होते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स हम कुछ टैबलेट्स में यूज़ करते हैं, कुछ में नहीं कर रहे होते। कुछ जो है कुछ के अंदर कोटिंग के अंदर डिसइंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो बॉडी के अंदर जाके प्रॉपर किसी साइड पे डिसइंग्रेडिएंट हो, जल्दी हो। कुछ के अंदर हम ऐसे चाह रहे होते हैं कि आउटर लेयर जो है वहाँ तक डिसइंग्रेडिएंट्स होते हैं और बाकी लेयर नहीं होती, ताकि वो मुंह के अंदर ही डिसइंटीग्रेट हो जाए। और इसके बाद हम फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, कलरिंग एजेंट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, ज़ाहिर सी बात है हम उसको कोई ना कोई फ्लेवर देने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कलरिंग एजेंट ताकि वो टैबलेट जो है एस्थेटिक फील हो हमें, इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखी है। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से टैबलेट्स की कुछ टाइप्स हैं चंद एक। लाइक हम किस तरह से एक टैबलेट को दे सकते हैं। ऑरली दे सकते हैं, ठीक है, मुंह के अंदर से, एक तो ये वे हो गया। अब नोज़ के अंदर से तो टैबलेट नहीं दे सकते, ये वे नहीं हो सकता है। एक माउथ वे है और दूसरा कुछ वेजाइनल टैबलेट्स में फीमेल्स के अंदर वेजाइना जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। अब माउथ के अंदर फर्दर जो है ना इसको थोड़ा सा डिवाइड किया गया है। एक तो ओरल यानी मुंह में रखी, पानी पी और अंदर गई। उन्होंने ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए हमारी जीआई ट्रैक से गुजरना होता है, उधर एब्जॉर्प्शन उनकी होनी होती है, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। दूसरी होती हैं जी, इनके एग्जांपल में पैनाडोल, आइबुप्रोफेन कोई भी ले सकते हैं हम, जो हम मुंह में रख के पानी पी लेते हैं। इसकी दूसरी दूसरी टाइप है सबलिंगुअल टैबलेट, यानी जो हम ज़ुबान के नीचे टैबलेट रखते हैं और वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है उधर ही ज़ुबान के नीचे ही। और अंडर द टंग जो है हमारी कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनको क्रॉस करते हुए जो टंग की लोअर लेयर है उसको क्रॉस करते हुए ब्लड वेसल्स तक वो ड्रग पहुंच जाती है। और ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग होती है, क्योंकि इसको जीआई ट्रैक से नहीं गुजरना पड़ता, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता, तो काफ़ी जल्दी हो सकते हैं। यानी इंजेक्शन के जितना जल्दी नहीं है, लेकिन टैबलेट से तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी है ना। ठीक है, अब इसका यूज़ किधर है? इसका यूज़ इधर है जैसे हमें अर्जेंटली चाहिए हो कोई ना कोई एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया है, तो उसके लिए जो हम उसको टैबलेट देंगे, तो उस अगर सबलिंगुअल टैबलेट देंगे तो वो जल्दी असर करेगी और जो पेशेंट है उसके बच जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे हमारे पास। अब एजाइना जिसे हम कहते हैं मतलब चेस्ट पेन, एक सिम्पटम होती है ये हार्ट अटैक वगैरह की, तो उसमें हम ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, निट्रोग्लिसरीन की टैबलेट। तो वो जो है हम सबलिंगुअल ही देते हैं ताकि फास्ट एक्टिंग हो सके। बक्कल टैबलेट जो है इसको हम बक्कल में रखते हैं, लाइक हमारे जो अपर टीथ है ना, और हमारा जो अपर लिप है इसके बीच में रखते हैं। जैसे कुछ लोग निस्वार वगैरह रख रहे होते हैं, तो ये भी काफ़ी फास्ट एक्टिंग होती है। और ये ब्लड स्ट्रीम तक कैसे पहुंचती है कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए ना, ये ओरल म्यूकोज़ा जो होता है इधर, ये हमारे जो मसूड़े हैं उधर, और हमारा जो लिप है उसकी इंटरनल जो वाल्स हैं उधर, तो वो म्यूकोज़ा क्रॉस करके ये हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती है। और इसकी एग्जांपल में जो है ना फेंटनाइल पेन की एक टैबलेट होती है, वो हो गई है हमारे पास। ठीक है,
अब इसके अलावा च्यूएबल टैबलेट्स हो सकती हैं हमारे पास। च्यूएबल टैबलेट्स हम किसको देते हैं? मोस्टली हम बच्चों को दे रहे होते हैं जिनको ना डिस्फैगिया की प्रॉब्लम होती है। यानी वो मैंने पहले आपको बताया था कि एक ड्रॉबैक था टैबलेट का कि बच्चे जो है ना वो टैबलेट को ऑसोफेगस के अंदर नहीं ले जा सकते, मतलब उनको डर लग रहा होता है। तो इस कंडीशन को डिस्फैगिया कहते हैं। इसके अलावा टैबलेट की जो टाइप है रह गई है, वो वेजाइनल टैबलेट ही है। वेजाइनल टैबलेट बेसिकली तो आगे चल के ना मैंने रिलीज़ के लिहाज से जो इसकी क्लासिफिकेशन की है उधर आती है डिलेड रिलीज़ में, लेकिन इधर भी आ रही है। ठीक है, वेजाइनल टैबलेट्स को हम पिसैरी टैबलेट्स भी कहते हैं, और ये ना एप्लीकेटर के ज़रिए या फिर सिंपल हमारी फिंगर्स के ज़रिए वेजाइना के अंदर रखी जाती है, यूजुअली स्लीपिंग टाइम के ऊपर। और काफ़ी सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको ट्रीट करने के लिए ये वेजाइनल टैबलेट यूज़ की जाती है, लाइक वेजाइनल थ्रश वगैरह, या फिर अगर वेजाइनल कोई इन्फेक्शन कोई दूसरा हुआ है तो ऑन दैट स्पेसिफिक साइट अगर हमने एक्शन लेना है किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट का, तो उसके लिए हम वेजाइनल टैबलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो रिलीज़ के लिहाज से इमीडिएट रिलीज़, कुछ टैबलेट होती हैं जो हमें इमीडिएट रिलीज़ चाहिए होती है। उनमें हम क्या करते हैं कि जो स्पेशल कोटिंग होती है, ठीक है, या फिर रिलीज लैंग बाइंडर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे बाइंडर होते हैं जिनको यूज़ करने से ना ड्रग का जो है रिलीज़ वो डिले हो जाता है, तो हम उनको यूज़ नहीं कर रहे होते उसके अंदर ना कोई हम कोटिंग वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। यानी उसको काफ़ी सिंपल रखते हैं, और ताकि ना वो जैसे ही स्टमक के अंदर जाए फ़ौरन से फ़ौरन रिलीज़ हो जाए और एब्ज़ॉर्ब होए और हमें एक्शन प्रोवाइड करे। इसमें ज़ेरेटिक टैबलेट जो कि जिसके अंदर सिट्रीज़िन होता है, एलर्जी वगैरह के लिए यूज़ हो रही होती है, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। फिर आता है जी डिलेड रिलीज़। डिलेड रिलीज़ जो है उसके अंदर ये है कि हमें डिलेड रिलीज़ टैबलेट का काफ़ी देर का असर चाहिए होता है, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो फ़ौरन जाएँ, अपना एक्शन दिखाएँ और उसके बाद ख़त्म हमें और टैबलेट लेनी पड़े। तो हम टैबलेट को इस तरह से मॉडिफ़ाई करते हैं उसके अंदर लेयर्स डाल के कि एक लेयर रिलीज़ हो जाए, दूसरी लेयर को रिलीज़ होने में मज़ीद टाइम लगे, तीसरी लेयर को रिलीज़ होने में मज़ीद टाइम लगे, और उन लेयर के अंदर जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो हमें अपना एक्शन दिखाते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सस्टेंड रिलीज़ या कंट्रोल्ड रिलीज़, इसमें ये है कि सॉरी अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ना कि एक एक लेयर रिलीज़ होती है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद दूसरी लेयर जाके रिलीज़ होती है, तो कुछ टाइम के बाद फिर अगेन थर्ड लेयर रिलीज़ होती है। तो ये सस्टेंड या कंट्रोल रिलीज़ में है कि इतने टाइम के बाद ये लेयर रिलीज़ होगी, वो उस लेयर की थिकनेस पर मैटर कर रहा होता है। और जो डिलेड रिलीज़ है ना, उसमें सिंपल एक लेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं, और उस एक लेयर जो वो आउटर लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है, यानी उसको काफ़ी टाइम लग जाता है रिलीज़ होते होते, ताकि वो बाद में देर बाद असर दे सके। लाइक हम कोई बंदा किसी पार्टी वगैरह में जा रहा है, कोई शादी वगैरह है, और उसको पता है कि मुझे मतलब पेन रहता है, उसको चाहिए कि मुझे वहाँ जाके कोई टैबलेट भी ना खानी पड़े, लेकिन मुझे वहाँ पेन भी ना हो, तो वो डिलेड रिलीज़ टैबलेट यूज़ कर लेगा, ताकि जिसका असर स्टार्ट ही 1 या 2 घंटे के बाद होगा। ठीक है, इसके अलावा टारगेट रिलीज़ टैबलेट्स हो सकती हैं जो कि स्पेसिफिक टारगेट में जाके रिलीज़ हों, लाइक अगर हमने लोअर बैली जो है उसके अंदर इंटेस्टाइनल कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर किस टैबलेट को रिलीज़ करवाना है, तो हम उसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि वो स्टमक के अंदर डिज़ोल्व ही ना हो। या तो ये रीज़न हो सकती है, या फिर दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि कुछ ड्रग्स हमारे पास पीएच और एंजाइम सेंसिटिव होती हैं, यानी जो हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं या उसकी जो पीएच होती है वो उसको इम्पैक्ट कर सकती है। तो हम ऐसी लेयर उसके ऊपर डाल देते हैं कि जो स्टमक की पीएच के अंदर डिज़ोल्व ही ना हो, बट वो इंटेस्टाइन के अंदर जाके डिज़ोल्व हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, और हमारी ड्रग वहाँ पे जाके अब्जॉर्ब हो, स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब ना हो। अब कुछ स्पेशल टाइप्स भी होती हैं इन टैबलेट्स की। एक तो
एफर्विसेंट टैबलेट होती है, यानी जो पानी के अंदर हम डालते हैं वो उसके अंदर से बबलिंग हो रही होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रिलीज़ हो रही होती है। उसके अलावा उसके बाद जो है पानी के अंदर वो रिलीज़ हो जाती है, फिर हम उस पानी को पी लेते हैं। इसके अलावा एक डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है, यानी हम मुंह के अंदर रखते हैं, वो डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। या फिर ऐसा है कि हम पानी के अंदर डालते हैं, वो डिस्पर्स हो जाती है। इनमें सिंपल हम देख सकते हैं जिस तरह के डिस्प्रिन वगैरह होती है, ठीक है, वो इस टाइप में आती है। इसके अलावा औरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, यानी ये वो हैं जो हम मुंह के अंदर रखेंगे फ़ौरन से घुल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा लोजेंजेस वगैरह हैं, ये वो हैं जिनको हम चूस रहे होते हैं, लाइक स्ट्रेप्सेल्स, ठीक है। इसके अलावा इम्प्लांट टैबलेट्स हैं, जिनको डिफरेंट साइट्स पे इम्प्लांट किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर, या फिर जब हम ऑपरेट वगैरह कर रहे होते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की सर्जरी कर रहे होते हैं, या फिर उसके ऊपर उसकी किसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर किसी ड्रग का इम्पैक्ट डालना होता है, तो तब जाके हम ये टैबलेट यूज़ करते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रिक्वायर होती हैं। इसके एग्जांपल में जो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाता है, ठीक है। फिर आता है सर हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। अब हाइपोडर्मिक टैबलेट्स क्या हैं? ये बेसिकली बहुत सी सॉफ्ट और वाटर सॉल्युबल टैबलेट होती हैं, जिनको हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, स्टेराइल वाटर के अंदर बेसिकली। उसके बाद हमारे पास इंजेक्शन तैयार हो जाता है और उस इंजेक्शन को हम एडमिनिस्टर कर देते हैं। आजकल वैसे ये यूज़ नहीं होती, पहले काफ़ी होती थी। जब हमारे पास इंजेक्शन को स्टोर करने के लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता था, यानी गिलास पोर्टेबिलिटी नहीं होती थी इतनी अच्छी, तब इनको यूज़ किया जाता था। इसके अलावा डिस्पेंसिंग टैबलेट्स ये भी वैसी ही हैं, यानी ये बल्क में प्रेजेंट होती हैं और फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसका पार्ट यूज़ करके या फिर उसको वे करके एक न्यू टैबलेट जनरेट कर रहा होता है, और जो कि पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ की क्लासिफिकेशन है कोटिंग टाइप्स के हिसाब से। अब कोटिंग टाइप में एक तो शुगर कोटिंग आ जाती है। शुगर कोटिंग क्या है? शुगर कोटिंग बेसिकली सुक्रोज की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जो कि हमें एक तो जो टैबलेट की लुक है वो काफ़ी अच्छी कर देती है। दूसरा जो है उसका टेस्ट, अगर ड्रग का बिटर टेस्ट है तो उसको मास्क कर देती है। अब इस शुगर कोटिंग में जो है ना, टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, और इस शुगर जो है वो काफ़ी बल्की भी होती है, यानी साइज़ भी काफ़ी बड़ा कर देती है। अब शुगर कोटिंग को अगर अवॉइड करना है तो फिर दूसरी कोटिंग जो है वो हम जेलेटिन कोटिंग यूज़ कर रहे होते हैं। जेलेटिन कोटिंग में क्या है, जो ड्रग हमें फास्ट रिलीज जिनका चाहिए होता है, उनमें हम जेलेटिन कोटिंग करते हैं। जेलेटिन चूँकि एक एनिमल प्रोटीन है, और ये स्टमक के अंदर फास्टली डिज़ोल्व हो जाता है, तो जेलेटिन कोटिंग हम तब करते हैं जिस ड्रग का हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन बड़ा जल्दी चाहिए हो, या फिर हम इसको शुगर कोटिंग को अवॉइड करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिल्म कोटिंग आता है। फिल्म कोटिंग में हम प्लास्टिक पॉलीमर्स या फिर डिफरेंट तरह के दूसरे पॉलीमर्स की डिफरेंट लेयर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं टैबलेट के ऊपर। अब इनका क्या मकसद होता है? इनका मकसद ये होता है कि एक तो जैसे मैंने बोला, अगर हमें शुगर कोटिंग नहीं चाहिए और कोटिंग चाहिए भी ज़रूरी है, तब जाके हम फिल्म कोटिंग यूज़ कर रहे होते हैं, यानी डिफरेंट पॉलीमर्स जो शुगर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले भी हैं, जो टैबलेट का वेट भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते, उसको ग्लॉसी लुक भी दे देते हैं, और एक प्रॉपर जो है टैबलेट के ख़राब होने का, यानी उसके टूट जाने का ख़तरा भी कम हो रहा होता है इस चीज़ में। इसके अलावा फ़िल्म कोटिंग जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ब्रांडिंग्स के लिए, यानी अगर हम सिंपल जो टैबलेट है उसके अंदर फिलर और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, उसके अंदर उसके ऊपर हम कुछ इनग्रेव करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस आएंगे वो टैबलेट टूट जाएगी, लेकिन उसके ऊपर एक प्लास्टिक लेयर चढ़ा सकते हैं हम, जिसके ऊपर हम डिफरेंट जो है ब्रांडिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी जो ब्रांड बना रहा होता है वो अपना नाम पब्लिश कर सकता है, या इस तरह से भी पॉसिबल है, ठीक है।
इसके अलावा मल्टी कोटिंग में ये होता है कि सिंपल एक कोट नहीं होता, टैबलेट के ऊपर 2 3 या मैं ज़्यादा कोट होते हैं, ठीक है। अब इनका क्या है पर्पज़, इनका पर्पज़ पहले मैंने जैसे बताया कि अब हमारे पास एक सस्टेन रिलीज टैबलेट है, उसका हमें डिफरेंट पीरियड्स के बाद उसका रिज़ल्ट चाहिए, तो इस उसमें हम मल्टी कोटिंग यूज़ कर लेंगे। एक कोट डिज़ोल्व होगा, उसके बाद जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा वो डिसइंटीग्रेंट होगा टैबलेट वहाँ पे, वो अपना रिज़ल्ट दिखाएगी। उसके बाद जो दूसरी कोटिंग है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगी, कुछ टाइम के बाद दूसरी कोटिंग डिज़ोल्व हो जाएगी कम्प्लीटली, और उसके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेंगे। फिर थर्ड, इस तरह से हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिहाज से यानी हमें बहुत लंबा इसका असर मिल जाता है, और वो भी रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के लिहाज से, यानी पहले ये असर दिखाएगी 15 मिनट के बाद, फिर असर दिखाएगी 1 घंटे के बाद, फिर असर दिखाएगी 2 या 3 घंटे के बाद। वो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और जो हम पॉलीमर यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस के लिहाज से या फिर उसके कार्बन नंबर के लिहाज से। नेक्स्ट है हमारे पास जी इंटेरिक कोटिंग। अब इंटेरिक कोटिंग क्या है? इंटेरिक कोटिंग भी बेसिकली जो है ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले डिलेड रिलीज टैबलेट्स बताई थी, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोटिंग करते हैं, यानी जो टैबलेट होती है वो एक स्पेशल कोड के अंदर इनग्रेव्ड होती है, प्रेजेंट होती है। अब वो कोड जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से उसको बनाते हैं कि किस तरह का कोड बनाना है, क्या चीज़ यूज़ करनी है उस कोड के लिए। ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमने टैबलेट रिलीज़ कहाँ करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर इंटेस्टाइन में टैबलेट रिलीज़ करानी है, हम चाहते हैं कि स्टमक के अंदर और हेपेटिक सिचुएशन के अंदर जो हमारी टैबलेट है वो कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म ना करे जो कि स्टमक के लिए हार्मफुल हो सकता है या फिर उस ड्रग के लिए हार्मफुल हो सकता है। लाइक अगर वो स्टमक एसिड के अंदर ड्रग ही टीनेजर हो जाती है तो हम उसको इंटायरेक्ट कोटिंग के अंदर ले आते हैं ताकि स्टमक की जो कम पीएच है इतनी ज़्यादा, यानी ज़्यादा एसिडिक है, तो उससे बच जाए और आगे जाके जो इंटेस्टाइन की लो एसिडिक कंडीशन है उसमें डिसइंटीग्रेट हो और टैबलेट जो है वो टीनेजर होने से बच जाए। अब इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के पॉलीमर्स यूज़ कर रहे होते हैं, सेलुलोज एसीटेट, पिथैलेट यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा पॉलीविनाइल एसीटेट पिथैलेट यूज़ कर रहे होते हैं, मिथाइल एसिड को पॉलीमर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पिथैलेटेट भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम HPMCP भी बोल रहे होते हैं। अब ये 3 4 मैंने पॉलीमर्स के नाम क्यों डाले हैं और इनकी थोड़ी बहुत डिटेल क्यों डाली है, ये इसलिए डाली है क्योंकि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो है उसमें पास्ट पेपर में देखा गया है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, जिसमें कहा गया है, पूछा गया है कि इंटेरिक कोटिंग पे नोट लिखें और उसमें जो पॉलीमर्स यूज़ होते हैं और उनकी क्या क्या कंसंट्रेशन यूज़ होती है उनको इनलिस्ट करें। तो इस वजह से मैंने डाल दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड की तरफ। टैबलेट्स के मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक तो ये है ग्रेनुलेशन मेथड, उसके में हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं पहले, ठीक है, और फिर जो है हम टैबलेट बनाते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में ये होता है कि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और जो फिलर्स होते हैं उनको कंबाइन करते हैं और डायरेक्टली हम उसको कंप्रेशन मशीन में डालते हैं और कंप्रेस्ड होकर टैबलेट्स निकल आती हैं हमारे पास। दूसरा होता है ग्रेनुलेशन मेथड। ग्रेनुलेशन मेथड में पहले हम फिलर्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। अब वो डिफरेंट ग्रेन्यूल जो हैं वो फर्दर वेट ग्रेनुलेशन मेथड या फिर ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड को पास करते हुए फिर टैबलेट्स बनती हैं। अब वेट ग्रेनुलेशन मेथड में
ये है कि सबसे पहले हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं और जो हमने फिलर्स वगैरह या फिर एक्सिपेंट्स यूज़ करने हैं उनको प्रॉपर वे कर लिया जाता है। उस इसके बाद वेट ग्रेनुलेशन मेथड में भी पहले उनको कुछ भी पानी वगैरह डाले बगैर या फिर कोई भी पाउडर वगैरह डाले बगैर या कोई भी सॉल्यूशन वगैरह डाले बगैर उनको मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद बाइंडर ऐड किया जाता है। बाइंडर ऐड करने के बाद उसका एक डफ़ सा बन जाता है, यानी जैसे हम आटा गूँथते हैं ना उस तरह का। उसके बाद उसको किसी भी मैश वगैरह से पास किया जाता है ताकि उसके डिफरेंट साइज़ के ग्रैन्यूल्स हमें मिल सकें। उसके अलावा वो जो ग्रैन्यूल्स हमें मिल जाते हैं उसके बाद हम उनसे मॉइस्चर रिमूव करते हैं, उनको प्रॉपर ड्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम इंश्योर करते हैं कि हम जिस मशीन में उनको यूज़ करने वाले हैं उसके लिहाज से क्या उसका साइज़ सही है या नहीं है। फिर उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है कि जो बड़े साइज़ के आ गए हैं या फिर कुछ टूट गए हैं कुछ ग्रैन्यूल्स के साइज़, तो उनको सेपरेट आउट कर दिया जाता है। फिर उनमें लुब्रिकेंट ऐड कर दिया जाता है और उसको कंप्रेशन मशीन में डाल दिया जाता है। लुब्रिकेंट इसलिए डालते हैं कि ताकि जब हम कंप्रेशन करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो भी उसका सांचा होगा उसकी वाल के साथ चिपके ना। तो ये प्रोसेस है जी वेट ग्रेनुलेशन का। इसके बाद आ जाती है ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में ये होता है कि सबसे पहले हम वेट करते हैं और ब्लेंड बना देते हैं, यानी मेजरमेंट कर ले लेते हैं हम जितनी भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की और एक्सिपेंट्स वगैरह की। उसके बाद हम उसको ब्लेंड करते हैं अच्छी तरह से, इंश्योर कर लेते हैं कि पार्टिकल का जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म है। उसके बाद इसमें इंश्योर किया जाता है कि हमने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं वो प्रॉपरली ड्राई हैं। फर्दर हम इसको धूप में या फिर इंडोर ड्राइंग के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद वो जो हमारे पास मिक्सचर सा बना होता है ब्लेंडिंग के बाद, तो उसमें हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं और डायरेक्ट कंप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ये हो गए दो इसके टैबलेट्स बनाने के मेथड्स। इसके बाद आ जाते हैं सर टैबलेट्स के अंदर डिफ़ेक्ट्स। अब टैबलेट्स के डिफ़ेक्ट्स में बहुत सारे टैबलेट्स के डिफ़ेक्ट हो सकते हैं। लाइक सबसे जो कॉमन टैबलेट के डिफ़ेक्ट्स हैं उनमें कैपिंग, क्रैकिंग, पिकिंग, मॉर्टिंग, डिसइंटीग्रेशन, फेलियर, लेमिनेशन, स्टिकिंग, बाइंडिंग, वेट वेरिएशन और डिसोल्यूशन फेलियर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैपिंग में क्या होता है कि हॉरिजेंटल सेगमेंट जो होते हैं टैबलेट के वो सेपरेट आउट हो जाते हैं हॉरिजेंटली, यानी 2 या 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है टैबलेट हॉरिजेंटली। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है या लुब्रिकेंट वगैरह हैं वो हमने प्रॉपर ऐड किए हैं। अगर ऐड किए हुए प्रॉपर हैं तो फिर भी कैपिंग हो रही है तो हम फर्दर उनका साइज़ नहीं सॉरी उनकी जो क्वांटिटी है उनको उसको इंक्रीज़ कर देंगे। इसके अलावा जो हम टैबलेट बनाने की स्पीड है उसको हम कम करके ये चीज़ बचा सकते हैं। और जो कंप्रेशन के स्टेप्स हैं उनके अंदर लुब्रिकेंट्स प्रॉपर ऐड करके उनमें जो हमारा सांचा यूज़ हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग करके प्रॉपर ये कैपिंग का एरर जो है ये अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैबलेट की क्रैकिंग है, यानी टैबलेट अगर टूट जाती है दरमियान में से, तो इसमें हम 2-3 चीज़ें देख रहे होते हैं कि एक तो हम अगर बहुत बड़ी टैबलेट बनाते हैं तो उसका साइज़ अगर रिड्यूस हो सकता है पॉसिबली तो वो रिड्यूस कर लेंगे हम। और जो उसके यानी कनकेव साइड्स होती हैं ना उनकी जो कर्व होती है उसको जो सांचे की कर्व होती है जो जिसने टैबलेट को कनकेव बनाना होता है, सॉरी कन्वेक्स बनाना होता है और सांचे की इंटरनल साइड खुद कनकेव होती है, तो उसकी एडजस्टमेंट हम देख सकते हैं। प्लस इसमें भी हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें वो भी एडिबल है कि उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास है पिकिंग लाइक पिट्स या फिर होल्स बन जाते हैं टैबलेट की सरफेस के ऊपर, तो उसका भी यही है कि जब हम कंप्रेशन डाल लेते हैं ना
तो पॉसिबली उसके अंदर कोई हवा रह गई हो, तो हम इंश्योर करते हैं कि एयर प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर, और अगर है तो उसको रिड्यूस करते हैं या फिर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मॉइस्चर प्रॉपर ऐड करने की कोशिश करते हैं, लुब्रिकेंट्स ज़्यादा डाल देते हैं, तो ये एरर भी हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाता है। उसके बाद आता है जी मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है कि हम जो प्रॉपर कलर ऐड कर रहे होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। वो किसी जगह पे टैबलेट का कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क आ रहा होता है और किसी जगह पे लाइट आ रहा होता है। तो इस तरह की टैबलेट तो ज़ाहिर है जो भी पेशेंट लेगा एक दफ़ा हाथ में उठा के देखेगा तो वो तो बोलेगा ये टैबलेट है ही 2 नंबर। तो ये बुरा इम्पैक्ट पड़ता है यूज़र के ऊपर। तो इसको बचाने के लिए हम प्रॉपर स्टेप्स लेते हैं, यानी जो हम डाई यूज़ कर रहे होते हैं उसकी नेचर चेंज कर सकते हैं, डाई के अंदर बाइंडर ऐड कर सकते हैं, या फिर फ्लूइड डाई बाइंडर जो फ्लूइड डाई जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है अगर हमने मिक्सिंग प्रॉपर नहीं की है तो उसको भी इंश्योर कर सकते हैं। अब डिसइंटीग्रेशन फेलियर जो है उसमें ये है कि एक टैबलेट है उसने डिसइंटीग्रेट होना है ज़ुबान के अंदर या पानी के अंदर या फिर स्टमक के अंदर, तो उसके डिसइंटीग्रेशन फेलियर हो गया, यानी वो टैबलेट घुल ही नहीं पाई है, वो टैबलेट वैसी की वैसी रह गई है। तो उसने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना आगे जाके, क्योंकि उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे वो वहाँ से निकलेंगे ही नहीं, तब फिर आगे एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, तो हमें फिर वो रिज़ल्ट भी क्या ही देंगे। तो इसमें भी जो है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन एजेंट्स जो होते हैं हमने जो डाले होते हैं उनको प्रॉपर चेक किया जाता है कि आया कि वो सही हैं भी या नहीं है। अगर सही हैं तो उनकी मिकदार आया कि प्रॉपर है या नहीं है, फर्दर मिकदार डाली जानी चाहिए या नहीं डाली जानी चाहिए, ये चीज़ देखी जाती है। इसके अलावा इसमें भी लुब्रिकेंट्स का भी काफ़ी रोल होता है, और जो हार्डनेस है टैबलेट की उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है कि कहीं अगर वो ज़्यादा स्टिफ़ है तो फिर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास लेमिनेशन वगैरह जो है उसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लाइक मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टी लेयर कंप्रेशन भी होती है, सॉरी मल्टी लेयर टैबलेट भी होती हैं, कोटेड टैबलेट्स भी होती हैं, मल्टी कोटेड भी होती हैं। तो उनके अंदर जो ये लेयर्स होती हैं वो सेपरेट आउट भी हो सकती हैं। लाइक हमने एक मल्टी कोटेड टैबलेट बनाई है और उसमें 2-3 लेयर्स हैं, और अगर जो टैबलेट है वो हमने खाने से पहले हमारे हाथ में है या फिर अपनी पैकिंग के अंदर ही मौजूद है, तो उधर उसकी जो आउटर लेयर है वो ब्रेकआउट भी हो सकती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए भी एक तो मॉइस्चर हर जगह ज़रूरी है भाई। अगर प्रॉपर मॉइस्चर हमने मॉइस्चर ये वाला नहीं कि वो पानी वगैरह हो या फिर गीला, ये मॉइस्चर नहीं, ये हम इसके अंदर जो है लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट्स। तो वो वाले मॉइस्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी मिकदार वगैरह। इसके अलावा कंप्रेशन और ऑप्टिमाइज़ पंच डेप्थ वगैरह ऐसी रीजंस हो सकती हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज़ करके ये लिमिनेशन प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं। अब स्टिकिंग प्रॉब्लम भी होती है। अब जो टैबलेट हम बना रहे होते हैं वो टैबलेट जिस सांचे के अंदर बननी होती है, अब वहाँ पे अगर स्टिक हो जाएगी तो एक प्रॉपर शेप नहीं मिल पाएगी टैबलेट को, कहीं से कम रह जाएगी, कहीं से वहाँ से मतलब उस सांचे से अलग होते टाइम उसके ऊपर कोई एक्सटेंशन वगैरह बन जाएगी इस तरह से। तो इस चीज़ को प्रॉपर ख़त्म करने के लिए हमें लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना होता है, और एंटी एडहेरेंट एजेंट भी डाल सकते हैं। अब बाइंडिंग जो है टैबलेट की वो भी एक ड्रॉबैक है। लाइक टैबलेट बाइंड हो जाती है उसका जो सांचा होता है उसकी भाल के साथ, अब वो निकलती ही नहीं है, तो फिर नई टैबलेट बनेगी कैसे। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग एरर है टैबलेट्स का, जिसको कंसीडर किया जाता है, और बहुत सारे वेज हो सकते हैं इसको ख़त्म करने के। लाइक आपने प्रॉपर लुब्रिकेशन डाली है, एंटी एडहेरेंट एजेंट्स वगैरह डाले हैं, वेट वेरिएशन भी एक ड्रॉबैक हो सकता है, तो इसको जो है एक्सपर्टीज़ रिक्वायर होते हैं, मतलब प्रॉपर जो है एक्सपर्ट स्टाफ हो जिनको जो अपने काम को अच्छे से जानते हों, और हमारे पास जो मेजरिंग
बैलेंस होता है, वेइंग बैलेंस, या फिर मेजर करने के लिए जो भी हमारे पास पैमाना होता है, उसमें हाँ उसको इंश्योर किया जाता है कि उसकी रीडिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसमें कोई एरर आ सकता है तो उसको सिंपली रिप्लेस भी कर सकते हैं हम। इसके अलावा डिसोल्यूशन फेलियर जो है, ये इसका मतलब ये है कि ड्रग ने जो डिज़ोल्व होना है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं हो पाती है। तो इसमें भी कंप्रेशन एरर हो जाता है, हो सकता है, या फिर यानी टैबलेट जो है वो हाईली कंप्रेस हो गई है तो वो डिसोल्यूट हो ही नहीं रही है, या फिर हाइड्रोफिलिक हाइपोफिलिक जो एक्सिपिएंट्स हैं वो हाइपोफिलिक हैं, तो उनको हम हाइड्रोफिलिक के साथ चेंज कर सकते हैं, और ग्रेनुलेशन मेथड जो है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी जो हमने ग्रेन्यूल यूज़ किया था उसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टैबलेट्स। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये इनकी लिस्ट है। अल्लाह हाफिज़।